नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार के सर यूथ पाठशाला ऐप और संकुल मार्गदर्शन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा बिंदु है वर्णमाला। किसी भी पाठ्यक्रम में सबसे पहले वर्णमाला ही आती है और वर्णमाला इसलिए जरूरी हो जाती है, वह पाठ्यक्रम में हो या न हो, वर्णमाला हमें अवश्य याद होनी चाहिए। वर्णमाला के बारे में विस्तार से जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए और वर्णमाला जो है वो समझने का विषय है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी परीक्षा को पास करने के लिए, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कुछ आसान तरीके भी ढूंढने पड़ते हैं। तो उन्हीं आसान तरीकों के लिए मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप इसको विस्तार से पढ़िए, इसको समझिए, क्योंकि वर्णमाला पर ही आगे व्याकरण के सभी बिंदु टिके हुए हैं। उनके जब तक आपको वर्णमाला का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप व्याकरण के अन्य बिंदु इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी क्या होता है कि परीक्षा में, बहुत सी परीक्षाओं में हम क्या होता है कि हमसे जो पूछा जाता है उन प्रश्नों के उत्तर हम नहीं दे पाते हैं। तो वर्णमाला से संबंधित आज की जो ट्रिक है वो आपके कठिन से कठिन प्रश्नों के भी उत्तर बड़ी आसानी से दे देगी। आज की जो ट्रिक है वह वर्णमाला से संबंधित कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर भी बड़ी आसानी से दे देगी। तो देखते हैं वर्णमाला की ट्रिक क्या रहती है। कहने ट्रिक का इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो हमारे पास प्लान रहते हैं, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। क्योंकि अगर प्लान 1 फेल हो जाता है तो हमें प्लान 2 का प्रयोग करना पड़ता है। उसी तरह प्लान 1 तो हमारा यही है कि हम वर्णमाला को बड़े विस्तार से जाने, प्रत्येक बिंदु को बड़े विस्तार से अनेकों पुस्तकों से उसको समझने का प्रयास करें। यह है प्लान 1। लेकिन प्लान 2 जो है वो ये है कि हम किसी भी तरह से उसको याद करें, किसी भी तरह से ट्रिक के माध्यम से या अन्य किसी सूत्र के माध्यम से हम उसको याद करें। तो ये प्लान 2 के माध्यम से मैं आपको यह ट्रिक बताना चाहूंगा। इस ट्रिक में क्या रहेगा वर्णमाला से। तो वर्णमाला में आप देखा होगा आपने कि अ घोष वर्ण कौन से है, स घोष वर्ण कौन से है, या अल्प प्राण व्यंजन कौन से है, महाप्राण व्यंजन कौन से है। तो आज हम व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले व्यंजनों में हम पढ़ेंगे अ घोष व्यंजन। 2 नंबर पर हम देखते हैं अ घोष, फिर देखते हैं हम स घोष व्यंजन। फिर आता है हमारे पास अल्प प्राण व्यंजन और उसके बाद आता है महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। अभी हम अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। सबसे पहले क्या है अ घोष व्यंजन और स घोष व्यंजन। अब अ घोष व्यंजन कौन से होते हैं, बड़े ही आसानी तरीके से बता दूंगा। आपको सिर्फ एक याद रखना है अ घोष व्यंजन। 1, 2, श, ये रे कुल संख्या है इनकी 13। संख्या भी याद कर लेना कि कहीं कोई एक बिंदु छूटता हो तो वो याद रह जाए। संख्या इनकी कुल कितनी रहेगी 13, क्योंकि 13 और ये रहेंगे 20, 33। क्योंकि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी मानी गई है, आपको ध्यान हो कि वर्ण कितने होते हैं कुल, बीच में बताना चाहूंगा। वर्ण होते हैं 44, जिसमें से 11 स्वर रहते हैं और 33 व्यंजन रहते हैं। 33 व्यंजन और 11 स्वर रहते हैं। कुल वर्णों की संख्या 44 ही मानी गई है। तो यहां व्यंजन क्या होगा, अ घोष और स घोष व्यंजन दोनों मिलकर योग क्या रहेगा, बराबर 33। अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन दोनों मिलकर योग क्या रहेगा, 33। तो जब तक योग 33 ना आए तब तक आप सोचते रहना कि कहीं न कहीं कोई समस्या रही है। अब मैं फिर ट्रिक पर आता हूं कि अ घोष व्यंजन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1, 2 और श और स और ये 3, कुल हो गए 13। अब 1, 2 से क्या तात्पर्य है यह भी मैं बता देना चाहूंगा। 1, 2 से तात्पर्य है कि वर्ग। वर्णमाला में 5 वर्ग या व्यंजनों में क्या माने जाते हैं, 5 वर्ग माने जाते हैं। कौन कौन से, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग माने जाते हैं। अब 1, 2 से तात्पर्य है कि क वर्ग क्या, पहला और दूसरा क और ख। च वर्ग का भी पहला और दूसरा च और छ। ट वर्ग का भी ट और ठ। त वर्ग का भी त और थ। प वर्ग का भी प और फ।
ये जो है कै ख च छ ट ठ त थ और प और फ, ये किस में रहेंगे? इसमें 1 और 2 में। ये रहेगा वर्ग, ये जो वर्ग होते हैं। उसी तरह से इसके जो 3 4 5 है वो आगे वाले में रहेंगे। अब देखो पहला दूसरा श है, अब पहला दूसरा इसमें आ गया तो कौन से वर्ग रहेंगे? कुल वर्ग में कितने होते हैं? 5 व्यंजन होते हैं। कितने रहेंगे? तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये आ गया अपने पास तीसरा, चौथा और पांचवा। आगे अब श, ये तीनों जो श है ये यहां आगे। अब आगे कौन से आएंगे? कौन से बच गए? ये, रे, ले, वे, स घोष, 3 4 5, ये, रे, ले, वे और है। गिन लीजिए कितने हो गए? ये 13 थे, 3 4 5 15 16 17 18 19 और 20। ये कितने हो गए? 20। कितने हुए ये कितने थे? 13 और ये कितने हैं? 20 और योग कितना हो गया? 33। योग कितना हो गया? 33। तो ये सही है। अब देखो पहली लाइन में हमने क्या याद किया? सिर्फ अघोष व्यंजन, सिर्फ अघोष व्यंजन याद करना है। और अघोष भी कैसे करोगे कि ए का मतलब एक, तो एक से शुरू होगा, 1 और 2। अघोष मतलब एक, पहला ईश्वर है ना। शुरुआत कहां से होती है? हिंदी वर्णमाला की शुरुआत कहां से होती है? ए से। तो ए से तात्पर्य एक, तो 1 और 2 और श और स, 3 हो गए। अब देखो अब पीछे बचे हुए, आगे आसान है, पीछे बचे हुए तो आगे आएंगे। अब दूसरे शुरुआत कैसे होती है वो भी देख लेते हैं। दूसरों की शुरुआत कैसे होगी वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, दूसरों की शुरुआत कैसे रहेगी? दूसरों की शुरुआत कैसे रहेगी? अब देखो 1 2 ए से शुरू है इसलिए 1 2, तो ये भी ए से शुरू, अलग प्राण 1 से शुरू हो रहा है तो ये भी 1 से शुरू होगा। 1 3 और 5 अलग प्राण। ये हमें ध्यान रहता है कि 1 में 1 2 है, 1 में 2 4 है, 1 में 1 3 5 है, लेकिन हमें ये ध्यान नहीं रहता कि किसमें क्या होगा। तो इसमें क्या होगा? 1, ये भी 1 से शुरू होगा, लेकिन ये दूसरे वाला 1 है तो इसके अंदर 1 3 और 5, मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। पहला कौन सा होता है? कै। तीसरा कौन सा होगा? गे। और पांचवा कौन सा होगा? अणे। इसी तरह से ये पहला, तीसरा और पांचवा ये रहेंगे इसके अंदर। अब श यहां आ गया तो यहां आएगा दूसरे वाला, ये, रे, ले और वे, वो वाले यहां आएंगे, ये, रे, ले और वे। अब यहां क्या आएगा? पहला, तीसरा, पांचवा यहां आ गया तो यहां क्या आएगा? दूसरा और चौथा, और ये इस वाले इधर वाले यहां आ जाएंगे, श और स, और फिर आ जाएगा है। अब सबसे बड़ी बात यह कि आपने याद रखना है कि है जो है, अब ये दिमाग से निकल जाता है कि है किधर है। ये है हमेशा इधर इस साइड में रहेगा। आप इसको इस सारणी से लिख लेंगे तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। ये सारणी अघोष और सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण, है इधर रहेगा सघोष में और महाप्राण में। एक बात और बता देना चाहता हूं कि सभी जो स्वर होते हैं 11 के 11 वो सघोष में ही आते हैं। सभी स्वर जो है वो 11 के 11 सघोष में आते हैं। अब अघोष क्या होता है? जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन कम पैदा हो या न हो उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। घोष का मतलब शोर। स्वर तंत्रियों में जो कंपन है वो कम पैदा हो या न हो तो वो अघोष व्यंजन कहलाते हैं। जिन व्यंजन में स्वर तंत्रियों में कंपन अधिक हो, जिन कंपन हो या अधिक हो वो कहलाते हैं सघोष व्यंजन। अल्प प्राण जिनमें मुख से वायु कम निकलती है, किसी भी व्यंजन का या वर्ण का उच्चारण करते समय जिनमें मुख से वायु कम निकलती है वो अल्प प्राण कहलाते हैं, और जिनमें अधिक निकलती है वायु मुख से वो महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। वायु से तात्पर्य है वायु, जो ज्यादा कम वायु निकलती है तो अल्प प्राण, और मुख से अधिक वायु निकलती है तो महाप्राण। और घोष आवाज जो है, स्वर तंत्रियों में कंपन या स्वर तंत्रियों में जो आवाज आती है वो अगर कम आती है या आती नहीं है तो अघोष, और आती है या ज्यादा आती है तो सघोष व्यंजन में ये रहेंगे। अब देखो
अब ये देखा आपने। अब एक बार फिर बता देता हूं कि अघोष व्यंजन से तात्पर्य यह है कि एक से शुरू, अल्प प्राण से तात्पर्य है कि एक से शुरू। अघोष से तात्पर्य है कि एक से शुरू और अघोष से तात्पर्य, अल्प प्राण से तात्पर्य है कि एक से शुरू। अब सिर्फ याद आपको सिर्फ यही करना है, 1 2 श, आगे वाला अपने आप याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बच्चे वो इधर जाएंगे, 1 2 इधर आ गया और 3 4 5 यहां आएगा और श यहां आ गया तो यह ल व वहां जाएगा। इतने याद करना है, यह र ल और व। अब देखो इधर फिर अल्प प्राण है, है तो 1 3 और 5, इसका उल्टा हो जाएगा, यह र ल व यहां आ जाएंगे, यह र ल और व यहां आ जाएंगे और ये वाले वहां चले जाएंगे, श और है हमेशा इसी में बना रहेगा। तो इस तरह से आप इन व्यंजनों को बड़े ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। यह सारणी जैसे ही आपका प्रश्न आए, हमारे पास समय होता है, आप रफ कॉपी में इस सारणी को बना लीजिए, बड़ी आसानी से इस सारणी आपको याद हो जाएगी। इसी के बाद देखते हैं हम स्वर के बारे में। स्वर, स्वर सूधन अर, सूधन अर, सु अर्थात सुख, अर अर्थात गत्यतक, री धातु से बना है अर, जिसका अर्थ होता है गति, अर्थात सुखपूर्वक गति, अर्थात बिना किसी की बाधा के जिनका उच्चारण किया जा सकता है उन्हें स्वर कहते हैं। और व्यंजन वी धन अंजन, वी से तात्पर्य विशेषता और अंजन से तात्पर्य सहयोग से, कि जो किसी की विशेषता के सहयोग से उच्चारित होते हैं। तो व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात जिन्हें बिना किसी की सहायता के बोला जाता है या जिनका उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है वो स्वर कहलाते हैं, और जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वो व्यंजन कहलाते हैं। तो स्वर, स्वर के अंदर भी 2-3 चीजें ऐसी है जो हमें समझने में बड़ी कठिनाई आती है। तो सबसे पहला आता है कि जीवा के उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का जो विभाजन है जीवा के उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में किया गया है। जीवा के उच्चारण स्थान, जीवा में कहां का बोला जाता है, तो जीवा के 3 स्थान माने गए हैं। एक माना गया है अग्र, दूसरा माना गया है मध्य और तीसरा माना गया है पश्च। अग्र, मध्य और पश्च, ये 3 भाग माने गए जीवा के, कि जीवा के उच्चारण जीव के किस स्थान से, अग्र स्थान से। जो स्वर जीवा के अग्र स्थान से बोले जाते हैं वो अग्र आते हैं, जो जीवा के मध्य भाग से उच्चारित होते हैं वो मध्य, और जो जीवा के पश्च भाग से उच्चारित होते हैं वो पश्च। ठीक है ना। तो अब अग्र भाग से मध्य भाग से, मध्य भाग से हमें यह याद रखना है कि मध्य भाग से ए का उच्चारण होता है। किसका होता है, ए का। मध्य भाग से किसका उच्चारण होता है, ए का। किसका होता है मध्य भाग से उच्चारण, ए का। ए का रहता है मध्य भाग से उच्चारण। अब ए का रह गया, इसके जस्ट बाद अपने आगे का क्रम देखेंगे। ए के बाद नीचे हम लिखेंगे आ, ए के बाद उसके बाद ही लिखेंगे ना, क्योंकि आ कब लिखा जाता है, ए के बाद ही लिखा जाता है, पहले तो नहीं लिखा जाता। अगर बाद में लिखा जाता तो हम ऊपर लिखते, पहले लिखा जाता तो हम ऊपर लिखते, लेकिन अब ए अगर मध्य में, हमें क्या याद रखना है, सिर्फ ए याद रखना है कि ए कहां आएगा, मध्य में। ए कहां आएगा, मध्य में। मध्य में हम ए ने लिख दिए कि ए का उच्चारण कहां से होता है, मध्य से होता है। तो मध्य से बोला जाना, जीवा के मध्य भाग से उच्चारित होने वाला केवल ए है। ए आ गया, ए के बाद क्या आता है, आ आता है, तो ये आ यहां लिख दिया कि आ इसके पश्च भाग से उच्चारित होता है। अब आ, इसके आगे कोई जगह नहीं है तो वापस हम ऊपर चलते हैं, ई और ई, ई और ई जो है वो अग्र भाग से उच्चारित होती है। उसके बाद वापस हम नीचे आ जाते हैं, ऊ और ऊ, ये पश्च भाग से उच्चारित होते हैं। अब इसके बाद ऊ और ऊ के बाद क्या रहता है, फिर ऊपर चले जाते हैं, ए और आई, फिर नीचे आ जाते हैं, ओ और औ, ओ और औ। इसके बाद 2 और बच जाते हैं हमारे पास, एक री और एक अंग्रेजी भाषा के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला आ। तो ऊपर आएगा री और नीचे आएगा आ। डॉक्टर वगैरह में जो यूज किया जाता है वो वाला है ये, देखिए। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से हम याद कर सकते हैं। एक बार फिर से बताता हूं आप लोगों को कैसे, कि मध्य
सबसे पहले हमने क्या करना है, मध्य में क्या लिख दिया हमने, ए लिख दिया कि मध्य भाग से केवल एक जीवा के मध्य भाग से केवल एक ही स्वर का उच्चारण होता है, वो है ए। और ए के बाद हम लिखेंगे आ, क्योंकि उसके बाद ही लिखना है। आ लिख दिया। आ के बाद हम वापस ऊपर जाएंगे ई और ई, फिर वापस नीचे आ जाएंगे ऊ और ऊ, फिर वापस ऊपर चले जाएंगे ए और आई, फिर वापस नीचे आएंगे ओ और औ, और फिर री और आ लिख देंगे। इस तरह से मुझे लग रहा है कि इस तरह से आप लोगों के लिए आसान रहेगा। बाकी सीधा तरीका याद करने का तो यह है कि अगर भाग से, क्योंकि इनका उच्चारण देखिए ई का ई, ई, ठीक है, ई और ई। अब ए और ए कैसे हो गया, इनका उच्चारण भी इनके योग से ही होता है ना, ए और ई मिल बनकर ए बनते हैं, ए और ई मिलकर ही ए बनता है, ए और ई मिलकर ये बनता है, इसलिए ए यहां है। और ये ऊ, ये ए और ऊ मिलकर ही ओ और औ बनते हैं, इसलिए ये यहां ओ और औ आए हैं। ये भी है, संधि के नियम से भी आप देखना चाहो, क्योंकि ए और आई है, ये क्या रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, ई के साथ, और औ कहां रहते हैं, इसके साथ रहते हैं। अब एक रीजन और भी बता देता हूं मैं इसका, ये तो है ट्रिक, इस तरीके से आप याद करोगे, ये ट्रिक है। बाकी इनके जो रीजन है वो भी बता देता हूं। एक और कारण रहता है कि ए और आई क्या है, कंठ तालव्य, ये कौन से है, कंठ तालव्य। और औ कौन से है, कंठोष्टे। ओ और औ कौन से है, कंठ ओष्टे। ओ और औ कौन से है, कंठ ओष्टे। अब देखो ए और ई, ए क्या है, कंठ है, और ई क्या है, तालव्य। ए क्या है, कंठ है, और ई क्या है, तालव्य। तो इनके योग से बना ए। उसी तरह से कंठोष्टे, ए क्या है, कंठेश्वर, और ऊ क्या है, ओष्टेश्वर, और इनके योग से बना ओ, कंठ ओष्टे। तो ये कंठोष्टे है क्योंकि इन दोनों के योग से बनते हैं, इसलिए ए और ऊ के योग से, और ये ए और ई के योग से बनते हैं। मतलब ए के निर्माण में ई का सहयोग जरूरी है, इसलिए इसके साथ आया है, और ओ के निर्माण के लिए ऊ का सहयोग जरूरी है, इसलिए ऊ के साथ आया। अब एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि ए और आई, ई और ई के पास इसलिए आए हैं कि ए और आई ई के बिना बन नहीं सकते, इसलिए इनके पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि इनका जन्म इन्हीं से हुआ है। ओ और औ, ऊ और ऊ के पास क्यों आए हैं, क्योंकि इनका जन्म इन्हीं से होता है, ये इसलिए इसके पास आए हैं। इस तरह से आप इन लोगों को आप देख सकते हो। तो ये है इसकी किसकी, जीवा के उच्चारण स्थान के आधार पर याद करने की ट्रिक, अगर मध्य और पश्च, अगर मध्य और पश्च। अब इसी तरह की एक ट्रिक और है, छोटी सी मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक बात याद रखना कि ए और आ, क्या याद रखना है आपने, ए और आ कहां आए हैं, अंत में आए हैं। उसमें भी आपको ये अंत में ही दिखाई देंगे, वो है मुखाकृति के आधार पे। वो क्या है, मुखाकृति के आधार पे। अब हम पढ़ेंगे मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर स्वर, स्वर जो है वो मुखाकृति के आधार पर। ये जो कठिन कठिन है उनको मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूं ट्रिक के माध्यम से, बाकी स्वरों का जो है वो विस्तार से अलग बिंदु में करवाया जा चुका है। और ये ट्रिक कोशिश कर रहा हूं ट्रिक याद करने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि मैं अक्सर विद्यार्थियों के ये कहते रहता हूं, विद्यार्थी क्या करते हैं कि एक किताब खरीद ली, दूसरी किताब खरीद ली, तीसरी खरीद ली, चौथी खरीद ली, हाँ पढ़ लिए, पहली पढ़ ली, दूसरी पढ़ ली, तीसरी भी पढ़ लिए, लेकिन पाठ्यक्रम कवर किसी से नहीं किया। जो कठिन बिंदु थे, जो याद नहीं हो रहे वो तो याद नहीं है, जो आसान है वो सभी से पढ़ लिए, और अपने आप में और कॉन्फिडेंट हो गए कि हमने 4 किताबें पढ़ ली, हमने 5 किताबें पढ़ ली। अब वही बिंदु जो याद थे वो उन्हीं किताबों से बार बार पढ़ने से क्या औचित्य हुआ। तो कहने से तात्पर्य यह है कि जो भी आप याद करते हो, जो भी पढ़ते हो, वो आपको याद होना जरूरी है, एक बात। दूसरी बात, पाठ्यक्रम में जो कुछ दिया हुआ है वो सब आपको याद होना जरूरी है। कोई बहुत ज्यादा याद होना चाहिए, कोई कम हो, लेकिन कोई भी बिंदु ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको याद न हो। चलो देखते हैं मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर आती है, तो मुखाकृति के आधार पर हम मानेंगे एक
जिसमें मुंह लगभग बंद रहे, 1 नंबर। 2 नंबर, जिसमें मुंह लगभग बंद रहे, जिसमें मुंह कम खुला हो, जिसमें मुंह कम खुला हो। 3 नंबर पर जिसमें मुंह थोड़ा सा खुला हो, और 4 नंबर पर जिसमें मुंह बहुत अधिक खुला हो। ठीक है, जिसमें मुंह बहुत अधिक खुला हो। ये तो सबसे पहले जिसमें मुंह लगभग बंद रहे उन्हें कहते हैं हम संवृत स्वर, और जिनमें मुंह थोड़ा सा खुला रहता है उन्हें हम कहते हैं अर्ध संवृत स्वर, और जिनमें मुंह थोड़ा खुला रहता है उन्हें कहते हैं हम अर्ध विवृत स्वर, और जिनमें मुंह पूरा खुला रहता है उन्हें हम कहते हैं विवृत स्वर, उन्हें हम कहते हैं विवृत स्वर। अब देखिए, अब मैंने पहले बताया था आपको, क्या बात बताई थी कि इन दो को याद रखना, ए और ए को लास्ट में लिखे हुए ए और आ, लास्ट में लिखे हुए हैं ए और आ। इसी बात को उसमें भी याद रखना है। क्या है, यहां आएगा हमारे पास ए और यहां आएगा हमारे पास आ। विवर्त स्वर कौन सा होता है, जिसमें मुंह फुल खुला हो, अधिक खुला हो, पूरा खुला हो। जैसे आ को हम हमेशा बोलते वक्त मुंह को पूरा खोलते हैं, आ, मुंह को पूरा खोलते हैं आ। और ए को थोड़ा सा कम, ए मतलब इससे थोड़ा कम। ये रहता है अर्धविवर्त और ये रहता है विवर्त स्वर। अब हम आते हैं संवर्त स्वर। संवर्त स्वर में मुंह लगभग बंद रहता है, तो ऐसे कौन कौन से हैं, एक तो ई, ऊ और ऊ। फिर आता है जिसमें अर्ध संवर्त, अर्ध संवर्त। इसके बाद वाले कौन से आते हैं, ए और ओ, ए और ओ, और उसके बाद आएगा आई और औ। ठीक है, अब देखो कैसे, ये दो मैंने पहले बताया था कि इन दो का ध्यान रखना है। जैसे उसमें था एक स्वर था मध्य ए, उसी के बाद इसमें सिर्फ विवर्त स्वर एक ही है आ, याद रखना है। मध्य जीवा के उच्चारण स्थान के आधार पर मध्य स्वर कौन सा है, केवल ए। और मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर विवर्त स्वर कौन सा है, आ। कौन सा है, आ एक। और उनमें क्रम ये था, ये क्रम याद रखना है। उसके अलावा ई और ई लिखेंगे, ऊ और ऊ लगातार लिखेंगे, उसके बाद फिर ए लिखेंगे और फिर आई लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे और फिर औ लिखेंगे। इस तरह से लिखते जाएंगे, ए लिखेंगे और फिर आई लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे और फिर औ लिखेंगे। इनको इस तरीके से लिखेंगे नंबर वाइज। इस तरह से सारणी से आप अपनी कॉपी में करके देखेंगे, रफ कॉपी में, तो फिर एक बार करने के बाद आपको बड़ा आसान लगेगा। क्योंकि हम याद करना एक अलग बात होता है और उसको लिख कर देखना। इस सारणी को इस तरीके से देखोगे तो वहां आपको याद करना आसान हो जाएगा। अगर कहीं कोई चीज याद नहीं भी रहती है तो ये सारणी का चित्र जो आपके सामने उपस्थित होगा, आपको देखकर पता चल जाएगा कि कहीं कोई चीज छूट रही है। और इनमें से कोई एक भी चीज अगर आपको याद होगी तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब देख लीजिए, अब ई मुंह को उच्चारण करते समय ई और ई, ऊ। मुंह देखिए, अब इससे थोड़ा सा ज्यादा खोल के दिखाता हूं, ए, ठीक है, और फिर ओ। अब इससे ज्यादा और खोल के दिखाते हैं, आई और औ। तो ये क्या होता है कि ये इसी क्रम में, और सबसे ज्यादा किसी में खोलता है आ किसी में नहीं खुलेगा, इतना मुंह है। मुंह बंद करके आप जैसे ई बोल रहे हैं वैसे आप करके देखिए, जैसे ई किया है, जैसे बोला ई, मुंह को रखा ई। अब इसी मुंह से आ बोल के देखिए, ई आ करने के लिए आपको मुंह खोलना पड़ेगा। और जिससे ई बोला है उससे आई बोल के देखिए, जिससे ई बोला है उसे ए बोल के देखिए, वैसे का वैसे ई आई ए, ई ए, ई ए।
मतलब ई के अंदर मुंह को इस तरह से दबाना पड़ेगा और ए के अंदर थोड़ा सा ढीला छोड़ना पड़ेगा, इस तरह दबाना पड़ेगा, इस तरह से थोड़ा सा ढीला छोड़ना पड़ेगा ए में और ओ में, और उसके बाद ऐ और औ में और ज्यादा ऐ, इस तरह से और ज्यादा उसको खोलना पड़ेगा। तो ये है संवर्त स्वर, अर्ध संवर्त स्वर, अर्ध विवर्त स्वर और विवर्त स्वर। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो, ई ई उ ऊ, ए ओ ए ऐ ओ आ। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। लगातार बने रहिए इसी प्रकार के ट्रिक, इसी प्रकार के वीडियो सब कुछ देखने के लिए।